नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी ने विवादित बयान दिया। मौलाना जर्जिस ने कहा है कि वे यूपी छोड़ बंगाल जाना चाहते हैं। मौलाना को यूपी में बुलडोजर कार्रवाई और कानून की सख्ती पर ऐतराज है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि बयान कहीं ना कहीं यूपी के सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। मौलाना बंगाल की धरती से यूपी को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून की सख्ती मौलाना को पसंद नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में गलत के खिलाफ सख्ती कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी को छोड़ पश्चिम बंगाल में ही बसने की क्यों सोची। क्या मौलाना अंसारी यूपी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा दें। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होता। वो एक यूट्यूबर हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं अपने फेमस होने के लिए। मुसलमान ही सुरक्षित है। आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश मुस्लिम भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए सबसे सेफ जगह है। 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। आज़ादी तो नहीं छीनी है, ना ही छीननी भी चाहिए। लेकिन ये जो जुमला है, इनका कोई भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ कोई दंगा, कोई फसाद नहीं, यहाँ कानून का राज चल रहा है। सबसे सुरक्षित अपने भारत में उत्तर प्रदेश से मुसलमान रहते हैं। हमें यूपी में कोई डर नहीं। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, टीएमसी की नेता हैं। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फजलुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में ऋतुराज झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई जी, क्या यूपी में मुसलमान डरा हुआ है? प्रत्युष जी, देखिए, ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया है कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ है, ये बिल्कुल बेकार बयान है और इस बयान के हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे बयान दिलवाया है। असलियत में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान जो ये बोल रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित भी डरा हुआ है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी डरी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भी डरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अगड़ा भी डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश का सर्व समाज डरा हुआ है। अब आप कहेंगे कि साहब मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं साहब कि उत्तर प्रदेश में सब डरे हुए हैं। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कोई टिप्पणी की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह कहना चाह रही थी कि वो ये शब्द नहीं यूज करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो बायस्ड होकर के काम कर रही है। आपने भी बुलडोजर की बात की। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो 20 लाख रुपए का बुलडोजर चलाने पर जो जुर्माना लगाया था, वो किसकी पीआईएल पे लगाया था? उनका नाम था सावित्री सोनकर। तो मैंने जो आपको बोला ना कि बुलडोजर के साथ जो अन्याय हो रहा है वो शायद ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में जो लोग फिट नहीं बैठते हैं उनके साथ बुलडोजर का न्याय होता है। और उच्च न्यायालय ने प्रत्युष जी 20 लाख रुपए का फाइन भी लगाया उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर।
तो सर्वोच्च न्यायालय एक बात बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड, और हाईकोर्ट 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए बायस्ड है कि अखलाक के को जिन लोगों ने लिंच किया उसका ये केस वापस लेने की बात करते हैं और उस पर भी ये फटकार खाते हैं। तो बार बार कभी तो सर्वोच्च न्यायालय से, कभी उच्च न्यायालय से, कहीं कहीं ये करते हैं। अब एक प्रदीप भंडारी जी, इनकी दो बातें सामने आई। पहले इन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ नहीं है, और ये जो मौलाना कह रहा है ये मौलाना नहीं कह रहा है, स्क्रिप्ट लिखकर बीजेपी दे रही है और बीजेपी की जुबान ये मौलाना कह रहा है। प्रदीप भंडारी जी। प्रत्युष जी, पहले तो मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है ये अपना डेटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं, क्योंकि 3 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन सबको गिराओ। अब मौलानाओं के एक्सपर्ट तो समाजवादी पार्टी है। ये तो आपने अखिलेश यादव की टोपी वाली फोटो देखकर देखी, जो लोग राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए परंतु हर दूसरे दिन जो है वो नमाज पढ़ने का बहाना ढूंढ लेते हैं वोट बैंक के लिए, वो मौलाना के एक्सपर्ट हो सकते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे बात करते हैं। आज मैं जानता हूं दिक्कत किसको है। असली दिक्कत उनको है जिनको दंगा करने की इजाजत नहीं मिल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर के दंगे जब होते थे तो कोर्ट इनको फटकार लगाता था कि शर्म आनी चाहिए कि धर्म देखकर तुम सिर्फ और सिर्फ मुआवजा देते हो। अब कोर्ट ये कहता है कि दंगे नहीं होते। पिछले 50 साल में सबसे पीसफुल उत्तर प्रदेश है। कम्युनल राइट्स 97% से घट चुके हैं। और हाँ, ये वोट बैंक की शासन नहीं करती ये सरकार, क्योंकि अगर कोई वोट बैंक वाले के नाम पे अगर दंगा करता है तो उसको अच्छी लट पड़ती कानून के शासन के हिसाब से। पर बड़ी बात है कि हर मौलाना बंगाल क्यों जाना चाहता है भाई? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा क्या है कि मौलाना बंगाल जाना चाहता है पर युवा बंगाल छोड़ के जा रहा है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां पे बाबरी वाली सोच है। क्या कहा हुमायूं कबीर ने कि भाई बाबरी जो है वहां पे हम बना सकते क्यों 70% है। क्या कहा ममता बनर्जी के राइट हैंड बॉबी हकीम ने कि इंशाल्लाह वो देखना चाहते हैं कि कलकत्ता के अंदर मुसलमानों का राज हो। क्या देखा हमने मुर्शिदाबाद के अंदर हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या कर दी जाती है और ममता बनर्जी उसके ऊपर चू तक नहीं करती। क्या हमने देखा कि आनंदपुर के अंदर गरीब मजदूर जो है उनके वो जल के राख हो जाते हैं और ममता बनर्जी उस पर एक संवेदना तक व्यक्त नहीं करती, परंतु सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने जाती है। क्या देखा हमने कि एक श्रमिक अधिकारी करके यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी बात रखता है तो उस पर एक केस दाखिल कर देती है ममता बनर्जी की सरकार। परंतु जब वक्फ के नाम पे हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज मुसलमान समाज के कुछ लोग जो है वो तोड़ते तो ममता बनर्जी कहती 30% है, इन पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बेसाया हूं। तो मुर्शिदाबाद दंगा होता है, ममता बनर्जी वोट बैंक के नाम पे शांत होती है। बेलदंगा दंगा होता है, ममता बनर्जी वोट बैंक नाम पे शामिल होती है। ये सब इसीलिए तो हर मौलाना जो दंगा करना चाहता है वो बंगाल जाना चाहता है। हर मौलाना हो या कोई भी व्यक्ति हो जो पीसफुल रहना चाहता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में हो रही है, इसलिए मौलाना को बंगाल सूट कर रहा है। सोफिया खान जी, मुस्लिम तुष्टीकरण जितना औरंगजेब ने नहीं किया था उतना ममता बनर्जी कर रही है। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी है टीएमसी से। सोफिया खान, सोफिया खान जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, मैं सुन रही थी बड़े गौर से ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, मुस्लिम डरा हुआ है या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। डरा हुआ शब्द जो है हम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो 10 सालों में जो घटनाएं घटी हैं, जो हमने एग्जाम्पल सेट किया है भाजपा वालों ने, उससे हम कह सकते हैं यस, सहमे हुए ज़रूर हो सकते हैं या सोचने की और फिक्र करने की बात ज़रूर है कि जो आज दलितों या मुसलमानों या इवन क्रिश्चियन, अभी हमने देखा क्रिसमस में भी वैंडलाइज किया गया क्रिसमस के सारे डेकोरेशंस को। और अगर हम बात करें तो सांसद में खड़े होकर, अभी हमने देखा कि पिछले 2 साल पहले ही जब सांसद में, जब पार्लियामेंट में जब हो रहा था डिबेट्स, तो वहाँ पर रमेश भिदुरी बोल के जो एमपी हैं वो सरेआम गाली दे रहे थे दानिश अली जी को, जो बीएसपी के एमपी हैं। वो सरेआम उनको वहाँ पर सांसद में खड़े होकर वो उनको दल्ले और पता नहीं क्या क्या शब्दों से उनको व्यंग कर रहे थे। देखिए, डेमोग्राफी तो डेफिनेटली देश की बदली है और बहुत से हालात बदले हैं। देखिए, देश में सिर्फ मुसलमानों के जो मुगल एराज के जितने भी उनके नाम बदलना, टेक्स्ट बुक को चेंज करना। आप चुप रहिए, बोल लेने दीजिए, मेरा समय है।
तो टेक्स्ट बुक में सारे चीजों को बदल देना और अभी जो बच्चों की किताबों तक में जो हिस्ट्री को है उसको छेड़छाड़ की जा रही है, प्रोपेगेंडा मूवी ले आना, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच खुलेआम देना, गोली मारो सालों को। याद होगा ना अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी वो क्या क्या बोले थे कि गोली मारो सालों को, और ऐसे लोगों को प्रमोशन हो जाता है। मुसलमानों के प्रति जब हेट स्पीच दिया जाता है उनको प्रमोशन दिया जाता है, शायद आप लोगों को सिखा कर भेजा जाता है। भाजपा में भाजपा की एंट्री का मतलब है मुसलमानों के प्रति हेट स्पीच करना। तो मुसलमानों को हेट स्पीच करके देखिए, जब सरेआम मोदी जी हमारे प्रधान, सुन लीजिए इनको म्यूट किया जाए, सुन लीजिए भाई, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। बंगाल में आपकी तरबियत बता रही है, आपकी तरबियत बता रही है कि आप कितने सहनशीलता है। बंगाली हिंदू सहनशीलता नहीं, देश सुन रहा है, देश देख रहा है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूँ। शादाब शम्स जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मौलाना ने कहा कि यूपी में डर लगता है हम बंगाल चलने के लिए, और इसकी चर्चा भी और खूब होती है। तो यूपी से सटे हुए तो और भी प्रदेश है, वहां मौलाना साहब क्यों नहीं जाना चाहते? एमपी चले जाएं, बिहार चले जाएं, झारखंड चले जाएं, ओडिशा चले जाएं, दिल्ली चले आए, इनको बंगाली क्यों सूट कर रहा है? शादाब जी देखिए प्रत्युष भाई, ये सियासी मौलाना है और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो यहां से बंगाल की बात की है, बंगाल से बांग्लादेश भी जाने की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं है, जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है, इस डेमोक्रेसी में जिसको डर लग रहा है, और तब डर नहीं लग रहा था इन्हें जब गुंडा राज चल रहा था समाजवादी पार्टी का, जब खुलेआम, मैं देहरादून में रहता हूं उत्तराखंड में, जब दिल्ली से देहरादून आते थे तो रास्ते में लूट हो जाती थी। मेरठ और मुजफ्फरनगर पढ़ते थे, घर वाले कहते थे बहुओं को जेवर उतार के गाड़ी में छुपा लो, लूट हो जाएगी। किसका राज था? आज लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, आज लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चल रही है, तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे मुझे पता था फराज कि भाई आप बोलेंगे, सुन लीजिए, मैंने मुझे पता था आप बोलेंगे। आपके लोगों ने जो नंगा राज किया बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। काम चल रहा है, 14 साल की बच्ची को अपनी स्कॉर्पियो में खींच करके उसका बलात्कार, फराज किदवई जी, शादाब शम्स जी की बारी, अभी उनको बोलने दीजिए। सबकी बातें वो सुन रहे थे, अभी उनकी बारी है। आप खुद जानते हैं, झूठ मत तोड़िए। प्रदेश में क्या हो रहा है, महिला सुरक्षित है कि नहीं है? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ना, मुझे मालूम था आप बौखलाएंगे। सच सुनने का दम नहीं है समाजवादियों में। अरे कब तक सहारा लोगे, कब तक इन मौलानाओं को भेजोगे अपनी जान बचाने के लिए? दम है तो खुद आओ बीच में उतर के, नौटंकी करते हो, घटिया राजनीति करते हो, मुसलमानों को बदनाम करते हो, हमारा शोषण करते हो, कहां जाओगे? अरे राजनीतिक मुसलमानों खुल के कहो, राजनीतिक मुसलमानों खुल के आ जाओ। आप रुपयों के लिए बिक जाते हो, तुम्हारे जैसे लोग, शादाब शम्स तुम्हारे जैसे लोगों को दलाली छोड़ दो, काम अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो। अगर हक बोलने का दम नहीं है, अगर सच बोलने का दम नहीं है, दलाली छोड़ दो। दलाल फराज किदवई जी, अभी बारी शादाब शम्स जी की, उनको अपनी बात पूरी करने दे। फराज किदवई जी, तलवे चाटो जी, बहुत धन्यवाद। मतलब बौखलाहट देखिए इनकी, ये दलाल है। इन जैसे लोगों ने कौम का बेड़ा गर्क किया। आज जब मुसलमानों को ईमानदारी बराबरी का हक की बात आती है तो इनको अपनी सियासत के लिए, देश को जलाने के लिए लोग तैयार बैठे। कितना नीचे गिरोगे आप लोग? अरे मेरा टर्न है फराज किदवई, मैं बोलने नहीं दूंगा अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे आप तो। फराज किदवई जी, तुम कितना नीचे गिरोगे, कितना बिकवाओगे कौम को? दलाली खाई तुमने, औकाफ की जमीनों पे कब्जे किए तुमने, खा गए तुम बेच के वक्फ बोर्ड को। किसने बेचा? गरीबों का, यतीमों का हक खाने वाले चंदा चोर तुम्हारी पार्टी में। तुमसे बड़ा दलाल कौन होगा कौम का? चले, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। फजलुर रहमान साहब, क्या यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुसलमान डरा हुआ है, उन पर सबसे ज्यादा ज्यादती होती है, उनके मदरसे, उनकी मस्जिदों को बुलडोजर ढा देता है? देखिए, सबसे पहले मेरा सभी को सलाम, और मैं ये बात हमेशा बारहा कहता हूँ, जय श्री राम, कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है, और यहाँ का हिंदू मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। और हिंदुस्तान, मैं मौलाना की तरफ भी जाता हूँ कि मौलाना को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो मुल्क है हमारा, ये खूबसूरत मुल्क,
अमन, मोहब्बत, यकजहती वाला मुल्क है। अगर इनको यहाँ डर लग रहा है यूपी में, तो फिर इनको बंगाल जाने की क्या जरूरत है? किसी और देश का रुख करें। बंगाल भी तो हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारे देश से अलग नहीं है कि उनको अगर गुनाह करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। अगर गुनाह हिंदुस्तान में कहीं भी होगा तो सजा वहीं मिलेगी। उनका कहना है कि यूपी में डर लग रहा है उनको। नहीं, यूपी में डर लग रहा तो बंगाल कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। उनको लगता है कि जाना चाहते हैं, क्या बंगाल में वो सुरक्षित रहेंगे? उनको लगता है बंगाल में मुसलमान सेफ है, उनके लिए सुविधाएं ज्यादा है। मैंने कहा ये सब राजनीतिक बयान है मौलाना का, और ऐसे मौके पर बयान देना। हिंदुस्तानी सेफ हैं, बंगाल में हर एक धर्म के लोग सेफ हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सेफ है जिनको ये हिंदुस्तान, देखिए मुसलमान धर्म के कुछ लोगों ने चुन चुनकर मारा, सेफ है क्या वो मोमो फैक्ट्री के अंदर मजदूर सेफ है जिनकी जान चली गई? बात बिल्कुल अलग है। बंगाल में जहाँ दुर्गा पूजा होता है, जहाँ पर कार्निवल होता है, वहीं पे नमाजें पढ़ी जाती हैं। अपनी अपनी बारी में नमाजें पढ़ी जाती हैं, सड़क पर नमाज पढ़वाते हो आप, समझे? शरिया कानून लागू करना चाहते हो आप। बंगाली हिंदू जब दुर्गा पूजा करना, मैं मुमताज आलम रिजवी, मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से विजय शंकर तिवारी जी, मतलब रिलीजन के नाम पर, विजय शंकर तिवारी जी, मतलब रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने सहूलियत से प्रदेश चुनना कि ये प्रदेश बुरा है, यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ डर लग रहा है, वो प्रदेश बड़ा अच्छा है। ये क्या है सर? ये इसमें सियासत है या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? एक भ्रम का और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। नहीं, ये अभी और ये कहने वाले हैं कि बंगाल अच्छा है, कश्मीर को मोहल्ले अच्छे हैं जहाँ पर हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होते रहे, आज तो हैं हिंदू निकाल दिए गए वहाँ से। इनको कैराना अच्छा लगेगा, इनको मेवात अच्छा लगेगा, इनको वो सब मोहल्ले अच्छे लगेगा जहाँ मुस्लिम पक्ष के लोग, जहाँ पर दिन में भी पुलिस वाले जाने से डरते हैं, वो सारे मोहल्ले इनको स्वर्ग लगेंगे। और यही चाहते हैं, इसलिए बंगाल के उन सारे मोहल्लों में बसने की बात करते हैं ये, जहाँ पर आज भी हिंदू को लटका दिया जाता है, तब ये नहीं मानते हैं कुछ भी। अभी बहन हमारी कह रही थी कि बंगाल में सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी आपने 1-2 दिन से खबर पड़ी होगी, हमारे मुनव्वर राणा जी की एक बेटी है जो 3 तलाक का जो कानून उसका विरोध कर रही थी, अब उसी की शरण में गई है ये। तो मैं बहन ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है आज आप बोल रहे हैं, लेकिन कब आपके ऊपर कौन सा कहर टूट पड़ेगा ये आज भी आपको पता नहीं है। और ये जो बात कर रहे थे ना दलित, आप पहले एक मिनट मैं कह रहा हूं इस देश में सबको अपनी पूजा करने का अधिकार है, लेकिन भारत की हिंदू संस्कृति को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब इस देश में कोई कश्मीर, कैराना, मेवात नहीं बनने वाला है, ये मानकर चलिए। आप पूरे देश में कैराना, मेवात, कश्मीर बनाने की जुगत में लगे हुए थे, वो उत्तर प्रदेश में आपको बनाने से रोका जा रहा है। यही आपकी समस्या है, यही आपकी समस्या है। उसके लिए देखो आपकी समस्या है कि यहाँ पर अब मेवात नहीं बन रहा, आपकी समस्या है कि कैराना नहीं बनाने दिया जा रहा, आपकी समस्या है कश्मीर नहीं बनाने दिया जा रहा, आपकी समस्या, अरे यही समस्या है आपकी, यही समस्या है। लेकिन अब आप मान कर चलो कि देश में इस प्रकार की बस्तियां नहीं बसेंगी। आप आराम से रखिए, आराम से पूजा पद्धति, किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन टीवी में बैठ करके इस प्रकार की बात करना कि बंगाल ठीक है जाइए ना, लेकिन बंगाल में भी मुस्तफाबाद जाएंगे, वहाँ जाएंगे। दुर्गा पूजा जो है ना यूनेस्को में स्वीकृति पा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बंगाल का पूजा जो है वो फेमस है। आइए देखिए, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल एक जैसा है, मेरे लिए उत्तर प्रदेश कश्मीर एक जैसा है, मेरे लिए उत्तर प्रदेश और मुंबई एक जैसा है। आपके लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल में अंतर है, आपके लिए जहां आपको मेवात नहीं बनाने दिया जा रहा, मुमताज आलम रिजवी जी, विजय शंकर तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात की विजय शंकर तिवारी जी ने कि ये देश पूरा भारत सबका है, भाजपा में शासित कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर रह सकता है। तो ये जो लकीरें खींचने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये इस प्रदेश में डर लग रहा है, फलाने प्रदेश में वहां मेरा मन लगेगा, वो वहां मुझे डर नहीं लगेगा, ये लकीर खींचने की कोशिश क्यों की जा रही है? सबसे पहले तो सभी इंडियन सिटीजन है, सभी भारतीय हैं, बहुत हमें आजादी है, कहीं भी जाकर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी। हाँ? चूंकि बंगाल का जिक्र इस वक्त
सबके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी बंगाल का, आप कोई भी इशू हो बंगाल का, बस नाम ले लीजिए, उस पर डिबेट हो जाएगी और बीजेपी का बयान आ जाएगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि बंगाल मुझे जाना है। नहीं, डर भी है, तब भी उत्तर प्रदेश में रहना है, शिकायत करना है, प्रोटेस्ट डर है, करना मतलब है, आप कह रहे हैं डर है। नहीं, देखिए डर है कि नहीं है वो तो अभी आपने कहा डर है भी तो भी उत्तर प्रदेश में रहना है। पीएम को कहा गया भाई पार्लियामेंट में कि लोकसभा में वो कैसे आए, महफूज नहीं है। अब आप बताइए, तो डर तो हर जगह, वही पार्लियामेंट है जहां पे कोई रोया हुआ था, तो हर जगह ये होता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप क्यों माहौल ऐसा बनाते हो? आप 12 लोग एक घर में अपने जा करके नमाज पढ़ लेते हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा कर देते हो, क्यों करते हो? सड़क पे कह रहे हो नमाज ना पढ़ो, ठीक है, अब आप घर में भी नमाज ना पढ़ो, छत पे भी नमाज ना पढ़ो, ये सब आप कर क्यों रहे हो? क्या इससे फर्क पड़ रहा है? आप कहना क्या चाहते हो? आप बुलेट और बुलडोजर से सरकार क्यों चलाना चाहते हो? पहली सरकार है जिसपे कई बार कोर्ट के तमाचे लगे, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं छोड़ दीजिए वो उनका बयान क्या है, वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि उनके बयान दे देने से पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बंगाल पहुंच जाएगा। ये सब बकवास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का माहौल ये बनाया क्यों जा रहा है? क्यों आप ये मैसेज देना चाहते हो अक्सर ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? सरकार और बीजेपी के लोग गलत तरीके का माहौल नैरेटिव, यानी कि जो फराज किदवई जी ने, प्रदीप भंडारी जी, जो बात शुरुआत में फराज किदवई जी ने कहा कि ये बीजेपी करवा रही है, यही बात मुमताज आलम कह रहे हैं, ये सरकार करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, बंगाल के लिए माहौल बना रही है, एजेंडा सेट कर रही है, जजेस को सामने ला। फराज किदवई साहब को बोलने का हक ही नहीं है। 1 मिनट 32 सेकंड 30 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2012 से लेकर 17 तक जितने दंगे हुए हैं वो सब समाजवादी पार्टी के दौर में हुए हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लीजिए चाहे वो, तो इसलिए उनको तो बोलने का हक ही नहीं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक हुकूमत है, बहन मायावती जी की हुकूमत है 2007 से 12 तक, जहां न बुलेट है न बुलडोजर है, लेकिन जो प्रशासन था थर फराज किदवई साहब देखिए गोल शिफ्ट हो गया, जेल में थे। ऐसी सरकार फराज किदवई साहब यहां से तो गोली शिफ्ट हो गया। अब ये सीधे हो चाहे समाजवादी क्यों नहीं चलाते? अब इनके बयान से सीधे तीर आपकी तरफ शिफ्ट हो गए, गोल शिफ्ट हो गया। फराज किदवई साहब ये बता रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने क्या बोलेंगे वो? फराज किदवई साहब नहीं बोल सकते, वो मुस्कुरा रहे हैं। फराज किदवई साहब नहीं मुस्कुराएंगे क्या मुस्कुराएंगे? कोई मुस्कुराहट की जरूरत नहीं, जो सही है वो सही है और इसका जवाब वो नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई हुई? मुजफ्फरनगर में 50,000 लोगों ने पलायन किया, आज भी कई जगह नई बस्तियां बसाई गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। फराज किदवई साहब क्यों ऐसा हुआ? फराज किदवई साहब, ज़ियाउल हक के कातिलों को क्या सजा मिली? देखिए, अरे इनको आप चुप कराइए भाई, मुमताज भाई चुप हो गए, सवाल पूछकर चुप हो गए, आपके जवाब का इंतजार पता नहीं है। जरा पढ़ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुजफ्फरनगर में दंगों में जिनका नाम विक्रम सैनी है वो कन्विक्ट हुए थे। और रही बात बहन जी की, तो बहन जी क्या आज हैं पॉलिटिक्स में? नहीं, पहले बताइए, कन्विक्शन बताइए हमें। 600 से ज्यादा दंगे हुए आपके 5 साल में, हमें कन्विक्शन बताइए कितने हुए? अरे सुनिए तो, नहीं बताइए ना कितने हुए? भाई साहब सुनिए तो, अरे बोलने तो देंगे तभी तो बताएंगे। नहीं माल हो गया, में अपनी जबान को काबू में रखें। नहीं आप तो बहन जी पे आ गए। अरे आप अपने सरकार की पहले बात कीजिए ना, बहन जी छोड़ दीजिए। बहन जी पे आप बात नहीं कर पाएंगे, उनके शासन नहीं कर पाएंगे। चुप हो गए मेरे भाई, तभी तो करेंगे या ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं तो आप पहले बताइए 5 साल में आपने क्या कार्रवाई की, कहां की, क्या हुआ, हमें बताइए। 5 साल का बताइए ब्यौरा, कहां मुसलमान महफूज था? अरे भैया प्रत्युष जी इनको चुप तो कराइए। अरे मेरे भाई चुप रहोगे? 5 साल का ब्यौरा दे रहे हैं वो। हाँ बताइए। देखिए इनको शायद पता नहीं है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, जिसके साथ बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार चलाई। कितनी बार? 4 बार। मुमताज भाई को यह पता नहीं है कि अभी हाइबरनेशन फिर भी आपने 2019 में उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, उन्होंने फिर भी 2019 में आपने चुनाव लड़ा बहन जी के साथ। नहीं होगा, आप चुनाव लड़े थे, आपको पता नहीं था क्या? अखिलेश को पता नहीं था क्यों हो रही है भाई कि 4 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई है? फायदा उठाएंगे? नहीं पता था क्या आपको? एक सेकंड, कमाल हो गया। फराज किदवई फिर भी आप 19 में बीएसपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हो। फराज किदवई जी, अब इन्होंने एक सीधा सा सवाल किया
कि ये कह रहे हैं कि इतने दंगे हुए, कन्विक्शन रेट बता दीजिए। आप बता रहे कि उनका हाथ था, उनका हाथ था, अरे सरकार आपकी थी, कन्विक्शन रेट बता दीजिए। सपोर्ट था इनका दंगइयों को। प्रत्युष जी अब सुनिए, दंगइयों को सपोर्ट करती है। अरे भैया बोलने तो देंगे ना आप लोग, मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? टीवी चैनल पे सर आपको बोलने दिया जा रहा है सर, आप जवाब में सीधे गोलशिफ्ट कर दे रहे हैं, फिर बीएसपी की तरफ आप कह रहे हैं बहन जी, ये इन्होंने पूछ लिया कि फिर 2019 में क्यों लड़ा अपने साथ? प्रत्युष जी अब इन लोग का हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं बोलूंगा फिर, वरना मैं चुप बैठा हूँ। नहीं मैं तो चुप हूं, से मैं डिबेट नहीं करता। फराज जी आपको जवाब मिल गया? नहीं मिला? कहां मिला? अभी तक नहीं मिला, लेकिन इनको अभी तक जवाब मिल गया। अभी तक इनको जवाब नहीं सकते, मैं दावा कर रहा हूं, इनको अभी तक जवाब नहीं मिला। फराज की हो गया प्रत्युष जी, हो गया जी, हाँ हो गया इनका। अच्छा ये बताओ, मुमताज सुनिए, मुमताज जी सुनिए, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात आपने बहुजन समाज पार्टी की, अब पेशेंटली सुनिएगा, स्टूडियो का फायदा ना उठाइएगा। ये उस बहुजन समाज पार्टी की अरे समाजवादी का रिकॉर्ड बताइए, 2012 से 2017 तक 600 से ज्यादा दंगे कैसे हो गए? ये क्या बदतमीजी है? ये फिर वही बदतमीजी है जी, आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फराज की दुआई, अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो बदतमीजी कहां से हो गई? अब इन्होंने ये कहा, अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में इतना हुआ, इन्होंने कुछ आपके शासनकाल के बारे में, मैं तो आपको बुरा लग गया। मैं कह रहा हूं बात कर रहे हो आप तो समाजवादी का रिकॉर्ड। अभी तो आप शुरुआत में पोथी पत्रा लेकर आए हुए थे कि बीजेपी की रिजिम में ये हुआ। अब इन्होंने आपके समय में थोड़ा सा जिक्र कर दिया तो आप कह रहे बदतमीजी हो, ये क्या है? कह रहे बंगाल जाऊंगा मैं, बंगाल जाना है इन्हें। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप भी शामिल हैं इसमें। मुझे लग रहा है प्रत्युष जी आप भी शामिल हैं इसमें। अरे मैं कहां से शामिल हूं? मैं तो आपको समय दे रहा हूं सर, मैं तो आपको समय दे रहा हूं कि आप बोलिए। सर अरे सर मैं आपको समय दे रहा हूं, बोलिए तो सही। बोलता हूं तो बीच में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट चिल्लाने लगते हैं, मतलब पेशेंटली अगर नहीं। किनको एजेंट बोल रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी को? मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी। मैं एजेंट हो गया मतलब आपसे सवाल कर लिया जाए, जेन्युइन सवाल कर लिया जाए तो एजेंट हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें 2012 से 2017 का रिकॉर्ड बताइए। आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, कितने लोग जेल में गए, किनको सजा हुए में सब बताइए ना। आप क्यों नहीं बताते? आप चलिए अब मैं सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे ना। प्रत्युष जी मैं आपकी दो बातों का जवाब दे रहा हूं, प्रत्युष जी इनकी सुनिए। पहली बात तो यह कि ये भारतीय जनता पार्टी के उस पर जो बहुजन समाज पार्टी की वकालत कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर वही वकालत कर रहे हैं कुमारी मायावती जी ने। अरे मैं वकालत, मैं बीजेपी की वकालत क्यों करूंगा? सवाल पूछा और आपका जवाब कुछ आ रहा है। अगर कहूं आपसे आपके रिजिम के बारे में पूछा जा रहा है, आप तुरंत चले जा रहे हैं बीएसपी पर, मायावती पर। वहां चले जा रहे हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है, आप बात करने लग रहे हैं बीएसपी। चलिए इस बीच में दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि मौलाना जर्जिस ने जो कहा है कि यूपी में मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उनकी अपील है कि सभी उठकर बंगाल चलो। उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई बहन क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मैं उत्तराखंड से यहाँ उत्तर प्रदेश आई हूँ, 6-7 महीने मुझे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की नवाबियत, लखनऊ की नज़ाकत, उनका अदब अदाब मुझे इतना पसंद आया है कि मैं जैसे यहाँ पे दूध में चीनी की तरह घुल गई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिमों के लिए कोई डेंजरस या अनसेफ जगह है। हमें डर का है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम तो यूपी में रहेंगे, यूपी के बासिंदा है, यूपी में रहेंगे। हमारे क्या मतलब, हम क्यों जाएंगे बंगाल? आप मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? जहाँ हो रहा होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास तो। यहाँ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ अत्याचार हो रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ ऐसा। लेकिन ये जो जुमला है, इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग। जो लोग टीवी में बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करता। हम तो बड़े आराम से रहते हैं, भाई बन रह रहे हैं। 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दो, मदरसों पे बुलडोजर चल जा रहा है ना। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह। क्या है, हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल चला चाहिए, वो बंगाल चला जाए। यूपी इज वेरी सेफ एंड यूपी ने कभी भेदभाव वाली भावना हमें तो कभी देखने को नहीं मिली है, चाहे सरकारी विभाग हो कोई या चाहे आम। ऋतुराज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए। ऋतुराज जी देखिए, ये यूपी के मुस्लिम भाई बहन है, ये कह रहे हैं कि कौन इस तरह की बात कर रहा है, हम तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मौलाना जर्जिस को क्यों डर लग रहा है? और भी कई लोग हैं जिनको डर लगता है। देखिए,
प्रत्युष जी, कौन मौलाना क्या कह रहे हैं, कौन मोदी जी क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत का संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है। और हम सब लोग एक हैं। हम लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देके गए हैं उससे हमारा देश चलता है। और इस तरह की नफरत की राजनीति को हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर में सर्वधर्म समभाव, सनातन का मतलब ही होता है सर्वधर्म समभाव, और हमेशा से सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। लेकिन सर्वधर्म समभाव का जगह हमेशा से भारत के इस जमीन पे रहा है, जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी गई है, मान दिया गया है, सम्मान तो यूपी में नहीं मिल रहा है क्या? नफरत की राजनीति, देखिए बात यहाँ यूपी की नहीं है, बात यहाँ बिहार की नहीं है, मैं बात देश की कर रहा हूँ। और देश को संविधान बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, और उसी संविधान से ये देश। प्रदीप भंडारी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, पूरी तरीके से यकीन रखते हैं। देखिए, पहले तो मैं तो पहले चाहता हूं कि मुमताज जी ने हमसे कितने कठोर प्रश्न पूछे और हर डिबेट में पूछते हैं, पर मैं इनको किसी का एजेंट नहीं कहूंगा, मैं इनका सम्मान करूंगा। फराज किदवई जी को थोड़ा पानी पीना चाहिए और अपने टेम्परेचर को कम करना चाहिए, क्योंकि यही इनका इंटॉलरेंस है कि अगर इनके कोई मुसलमान समाज का भी व्यक्ति अगर गलती से इनसे सवाल पूछ ले तो इनको ब्रांड करते हैं। हम किसी को ब्रांड नहीं करेंगे, मैं सिर्फ तथ्य की बात करूंगा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 नवंबर 2013 को क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 नवंबर 2013 को कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ धर्म देखकर जो है वो राशि दी है मुआवजे की, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का और मुसलमानों का दोनों का हुआ, पर हिंदुओं को समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर मुआवजा नहीं मिला। दूसरी इन्होंने बात करी कि जो कन्विक्ट हुआ, इतने बड़े झूठे हैं, वो कन्विक्ट 2022 के अंदर हुआ जब हमारी सरकार थी, ना कि जब सफाइयों की सरकार थी। इनके समय तो कन्विक्ट तक नहीं करा पाते थे वो किसी को, क्योंकि ये सिर्फ दंगाइयों का समर्थन करते थे। अब यहाँ पे मेरे भाई ऋतुराज बड़ी बड़े प्रवचन दे रहे थे। अरे लकी ओबराय को भूल गए क्या, जो अपने पार्टी के नेता की जान नहीं बचा पा रहे पंजाब में, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा के अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा ली, आज वो संविधान की बात ना करे। मैं एक बात कहूंगा प्रत्युष जी, जितनी हमको बात करनी करिए, पर क्या बंगाल के अंदर सच में संविधान का राज चल रहा है कि शरिया चल रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो कहती है कि अगर 30% आबादी का कोई व्यक्ति अगर कुछ भी गलती करता है उसको कुछ मत करो, क्योंकि उसकी जनसंख्या 30% है। ये तो वही बात हो गई जैसे घुसपैठियों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई, हरगोविंद दास और चंदन दास, 2 हिंदुओं को मारा गया। क्या ममता बनर्जी उनके हक के लिए खड़ी हुई? नहीं हुई। दुर्गा पूजा को 2017 में जब शुक्रवार को हुई थी, दुर्गा पूजा पे पाबंदी लगा दी गई। क्या ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की पाबंदी नहीं, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक की बात। सोफिया जी काउंटर करना चाह रही है। मैं फराज किदवई साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एकदम गलत, एकदम गलत है। फराज भाई पानी पियो, फराज भाई पानी पियो, पानी, फराज भाई पानी पियो, पानी थोड़ा पानी पी लो। सुन लीजिए जी सुन लीजिए, बंगाल वासियों को जो आपने घुसपैठिए कहा ना, इसका जवाब बंगाल जो है वो 2026 के चुनाव में जरूर देगी। और जहां तक बात ममता बनर्जी की है, वो सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के लिए नहीं गई थी। जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाकर आपने नाम काटने की जो चेष्टा कर रही है ना, जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जो नाम काटा जा रहा है, ए का बी, बी का सी, सी का डी दिखाकर, एरर्स दिखाकर, माइक्रोस्कोप से देख कर नाम काटा जा रहा है, उन सारे लोगों को आपने घुसपैठिए बोला है, ऑन लाइव बोला है। सारे बंगाल वासियों को आपने घुसपैठिए बोला है, और ये जवाब आपको बंगाल में दिया। और जहां तक बात यूपी या बिहार की है, कौन मौलाना ने क्या बोला, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन हेट स्पीचेस मुसलमानों के प्रति बढ़ा है। इधर 10 सालों में हेट स्पीचेस, वो सिर्फ आम लोग नहीं, आम भाजपा के समर्थक नहीं, बल्कि भाजपा के नेता, लीडर्स, मुख्यमंत्री या जितने भी बड़े बड़े पद पे लोग हैं, मुसलमानों के लिए हेट स्पीचेस देते हैं। 5,000 करोड़ रुपए मुसलमानों की भलाई के लिए दिया। एक सेकंड, फराज किदवई साहब, मुमताज आलम रिजवी जी का जवाब दे दीजिए। नहीं, फराज किदवई जी ने पानी पी लिया, उन्होंने जवाब देने के लिए तैयार है। फराज किदवई जी, क्योंकि मुसलमान इसी देश का वासी है, मुसलमान देखिए प्रत्युष जी, आपके चैनल पर मैं रेगुलर आता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच में इंटरप्शन 2-2, 3-3 लोगों ने बराबर किया हो। इसका मतलब जानबूझ करके आपकी सहमति के साथ मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। ये गलत आरोप लगा रहे हैं फराज किदवई जी। अभी शुरुआत से निकाल करके क्लिप देख लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल शुरुआत से क्लिप निकाल कर देखिए। जब बिल्कुल सही है। नहीं, जब शम्स भाई कह रहे थे उस वक्त आपने बीच में इंटरप्ट किया,
और मैं हमेशा कहता हूं सभी मेहमानों को अपनी अपनी बारी में बोलने के लिए, तो गलत इल्जाम ना लगाएं, अपनी बात आप पूरी करें। नहीं सुनिए, हाँ मैंने एक बार किया, लेकिन आपके संरक्षण में मुझे बार बार इंटरप्शन हुआ। अब सुनिए, अब आ जाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा तो हमारा संरक्षण क्या? सवाल चुभ सकता हो सकता है आपको, आपकी सहूलियत वाला सवाल नहीं होगा तो दिक्कत हो गई होगी। हमें क्यों चुभेगा? हम तो देखिए प्रत्युष जी, हम लोग बीजेपी और उसके सहयोगियों का जवाब सुबह से रात तक दिया करते हैं। चलिए दे दीजिए सर। बिल्कुल नहीं चुपता है। जवाब दे दीजिए। प्रदीप भंडारी जी हमारे भाई हैं, प्रदीप भंडारी जी हमारे भाई हैं। उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि वो मुसलमान जो टोपी लगाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर बोला। तो ये कौन महामानव है जो टोपी लगाए हुए हैं? इनका नाम क्या है जरा से प्रत्युष जी बता दीजिएगा आप ही। ये स्कल कैप लगाए हुए हैं जो मुसलमान लगाते हैं और वही गमछा पहने हुए हैं। इनका नाम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ये भी वही स्कल कैप लगाए हुए हैं और ये एक इफ्तार पार्टी में है। तो प्रदीप जी, ये 2014 से पहले वाली जो बीजेपी थी, जो कुछ थोड़ा बहुत ठीक काम कर रही थी, उससे पहले आपको ये बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। अब मुमताज साहब की बात पे आ जाते हैं। मुमताज साहब ने 2 चीजें पूछी। मुमताज साहब जाइएगा और एनसीआरबी का डेटा चेक करिएगा। राइट्स मतलब बलवा, उसके तहत 2012 से 17 के बीच में ऑन एन एवरेज 6840 एफआईआर हुई पर ईयर। और जब बहन जी जिस सरकार को सपोर्ट करती हैं वो सरकार आई तो उसमें 7935 बलवे रजिस्टर्ड हुए। ये जाकर के, और मैं पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर 33 एनसीआरबी की रिपोर्ट। इसलिए प्लीज मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात इनको जवाब दूंगा। दूसरी बात आप दे लीजिएगा। अरे आप दे लीजिएगा। एक सेकंड प्रदीप जी इनको बात पूरी करने दीजिए। आप दे लीजिएगा, बिल्कुल दे लीजिएगा, बिल्कुल दे लीजिएगा। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाला कानपुर में एक बच्ची जो 14 साल की होती है उसको अपनी एसयूवी में घसीट करके उसके साथ गैंग रेप करता है और उसके बाद में उसके दरवाजे पर छोड़ देता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर ये है कि बदायूं में एक दलित किसान की जो कि 24 साल का था, इसलिए पीट करके हत्या कर दी जाती है कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। आज उत्तर प्रदेश का यह हाल है कि बलिया के अस्पताल में टॉर्च से बच्चों का इलाज हो रहा है। जी। आज उत्तर प्रदेश इतने सारे फराज किदवई जी आपने बता दिए, लगभग 20 बच्चों की डेथ हो जाती है। आपराधिक घटना है, क्या इस वजह से मुसलमान डरा हुआ है? पेशाब भी किया जाता है, इसको भी जोड़ लीजिए। मैंने शुरुआत में बोल दिया था, सिर्फ एक जवाब दे दें। शुरुआत में बोल दिया था। मैं सिर्फ जो है मैं समय की पाबंदी से जल्दी फिर फराज साहब पूछना चाहता हूं, ज़ियाउल हक के कातिल को क्या सजा हुई हमें बताइए। ज़ियाउल हक जो डीवाईएसपी थे उनके कातिल को क्या सजा हुई, कितने साल की सजा हुई, हमें जरा बता दीजिए आप। सिर्फ एक छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सर अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़।